प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आपकी कुंडली आज जो आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास महेंद्रगढ़, हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले आप चाहे जैसे जीते हों और उस जीने में वैदिक ज्योतिष, धर्म, शास्त्र, ब्राह्मण, ग्रंथ, सदग्रंथ, पुराण, गुरुजन, माता पिता, इन सब का आदर, गाय की सेवा और कर्तव्य का बोध अगर है तो आप अमर जीते जी भी होंगे और मृत्यु के बाद भी होंगे। मतलब आपकी चर्चा हर जगह बहुत ही अच्छे व्यक्ति के तौर पे होगी। हमें अपनी कमजोरी को हमेशा ही इस बात को लेकर के आगे रखना चाहिए कि हम अपनी कमजोरी को कैसे मजबूती में बदल सकते हैं। हमारा क्रोध हमें नष्ट कर रहा है या दूसरों को नष्ट कर रहा है, पर किसी न किसी को तो वो नष्ट करता ही है। तो ब्रह्मा की सृष्टि में जीव की हिंसा का अर्थ होता है रक्त बहाना नहीं, गर्दन मोड़ना नहीं, अपितु आपके क्रोध से और आपके वैमनस्व से और आपके अधर्म से, जो आपके जीवन का अधर्म है, उससे किसी की हिंसा हो रही है क्या? अगर उससे किसी की हिंसा हो रही है तो वो हिंसा भी उस हिंसा के समतुल्य ही है जो किसी के गर्दन पे तलवार रखी जाए और उसका रक्त बहा दिया जाए। तो क्रोध अगर आपको परेशान कर रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आप क्रोध में हैं और उस क्रोध से जिस किसी का भी उस समय पे नुकसान हुआ है वो हिंसा ही है। हमें बस वो दिखाई नहीं देता है, बस वो हमें दिखाई नहीं देता है, रक्त बहा नहीं है। तो कुछ घाव ऐसे होते हैं जो आपको अंदर बहा देते हैं, तोड़ देते हैं और टूटता है तो बहता है। पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिसका बहना बाहर रक्त के रूप में बाहर दिख जाता है। तो हमारा क्रोध किसी के अंदर तो बहा नहीं रहा है, ये बात हमें बहुत आवश्यक रूप से समझनी चाहिए। हमारा क्रोध हमारा श्रृंगार होना चाहिए, हमारा क्रोध अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए, बुरी चीज़ों के प्रति होना चाहिए। हमारा क्रोध किसी के दमन के लिए होना चाहिए, वहाँ वो श्रृंगार बन जाता है। क्रोध लक्ष्मण जी के पास भी था पर उन्होंने उसे श्रृंगार बनाया, है ना। तो कहने का अर्थ मेरा इतना है कि ये मानवीय गलतियां हैं और मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य, एक छोटी सी चींटी भी है उसके पास भी क्रोध है, पर सामान्यतया वो अपने वजन से 20 गुना वजन उठा भी तो रही है। पर बात यह है कि क्या हम मनुष्य अपने वजन के 5 गुना भी उठा पाएंगे या 20 गुना की तो बात छोड़ो। तो उस क्रोध से कल्याण किसका होता है? क्रोध करने से पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और सामान्यतया क्रोध वही होता है जहां परमात्मा नहीं होते, क्योंकि भगवान के आ जाने से क्रोध मात्र का काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्रोह सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान से बड़ा क्रोध करने वाला और कौन हो सकता है? जो उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे में से प्रकट कर दिया। सोचिए उस समय के ब्रह्मांड की स्थिति क्या रही होगी। सब फाड़ दिया, सब कुछ फाड़ दिया और इतना फाड़ा कि ब्रह्मांड को भेद दिया, सीमाएं तोड़ दी। ग्रह नक्षत्र उस समय बिल्कुल ही विकल हो गए, यहां तक कि देवी मैया भी विकल हो गई। आह दादा, ये क्या हो गया? उनका क्रोध कभी किसी ने देखा ही नहीं था, हमेशा वात्सल्य ही देखा था। तो और बात तो इतनी बात है कि हमारा क्रोध भगवान से बढ़कर नहीं है और हम ये जानते हैं कि हमारा क्रोध कभी भी ईश्वर से ऊपर जा भी नहीं सकता है। तो हम निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें कि हमारा क्रोध हमारे लिए श्रृंगार बने, है ना। हम उस श्रृंगार से दूसरों को लाभान्वित करें और दूसरों की सुरक्षा करें, दूसरों की मदद करें। वो श्रृंगार ऐसे श्रृंगारिक हो जाता है। बात करते हैं कुंडली पे, जहाँ मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जो पंचांग बना है वो बना है भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह यानी कि देखने में बड़ा सुंदर, और ऊपर से बुध लग्न में भद्र योग बना रहे हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च। लग्न में बुध 1000 दोषों का स्वतः समन कर देते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी
हमारा क्रोध किसी को अंदर तो नहीं बहा रहा है। और यहाँ जो बुध हैं वो जन्म कुंडली में भद्र योग लगा रहे हैं, पर बात क्या है कि यहाँ जो जन्म कुंडली में स्थिति बनी है, केंद्र में कोई ग्रह नहीं, केंद्र में एक भी ग्रह नहीं है सिवाय बुध को छोड़ करके। तो 1000 दोषों का समन बुध स्वतः कर रहे हैं। जो दोष प्रायः एक ज्योतिषी नहीं देख पाता है, 1000 दोष तो मुझे भी इस कुंडली में दिखाई नहीं देता है। 1000 क्या, इस कुंडली के 10 दोष मुझे समझ में नहीं आएंगे। मेरी ज्योतिष विद्या इतनी ऊंची नहीं है, पर हाँ मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि जिस शास्त्रकार ने ये बात लिखी कि बुद्धो दश शतानि च, इसका अर्थ यही होता है कि ये बुध जब लग्न में बैठ जाते हैं तो ये 1000 दोषों का समन कर देते हैं। अब आपको इस बुध की सौगंध हो जाएगी कि देखो मैं लग्न में बैठा हूं। इतना ही नहीं, राहु दोषो बुद्धो हन्यात, है ना। आचार्यवर ने यह भी बात लिखी कि राहु के दोषों का हनन बुध कर देते हैं केंद्र में बैठ करके। तो राहु ने चंद्रमा का जो ग्रहण लगाया, उस ग्रहण का भी कहीं ना कहीं एक दोष जो था ग्रहण का, वह नष्ट हुआ बुध के केंद्र में होने के कारण। तो इतनी बात है। देखने में सुंदर, दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, चाहे गुरु, जितने भी पापग्रह होते हैं, शनि मंगल राहु केतु, इनका बल बढ़ता है और इनके बल के बढ़ जाने के कारण कुंडली के प्रभावों में नकारात्मक प्रभावों की वृद्धि होती है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, प्रवृत्ति और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, है ना। क्रोध भी है, वैमनस्व भी है। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में बुध के या दक्षिणायन में होने से बढ़ जाती हैं। गुरुवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति गुरु, और इस कुंडली में बैठे हैं कहाँ, चंद्रमा भी लगभग ग्रहण दोष में भी हैं। कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा वैसे भी पापक होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धन एक जैसा नहीं आता, वो घटता बढ़ता रहता है और उसमें बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, बहुत सारे गुण दोष देखने को मिलते हैं। कभी वो बिल्कुल ही फ्लो के साथ है, कभी वो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरीके की जो धन की स्थिति रहती है वो रहेगी। रोहिणी नक्षत्र पे, वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर ये ब्रह्मदेव के प्रभाव में आता है। इस हिसाब से ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जब व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार तो निश्चित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो कुशा की जड़ या कपास की जड़ भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः घर में पूजा पाठ, हवन, आहुति वगैरह का होना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद वज्र योग में जन्मा व्यक्ति वज्र की भांति होता है और कई बार वो कठोर ऐसे ही वज्र की भांति वाणी बोलने वाला भी होता है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता है। वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति व्यापारिक किस्म का होता है और कई बार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या व्यापारिक नेचर के कारण गुरुजनों का भी अपमान कर जाता है, जिसका दोष उसे निश्चित रूप से लग जाता है। इस अवस्था में हमें हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए, जब कभी भी हम अपने से बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं, हमारा वहीं से पतन आरंभ हो जाता है और सबसे पहले वो हमारा धन छीनता है। उसके बाद अब मैं कुंडली पे आता हूँ, तो कुंडली में भद्र योग का बनना, नीच के मंगल का नीच भंग राजयोग तो नहीं हुआ है, पर नवांश चक्र में मंगल और शनि का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं ये मतभेदों को उजागर करने वाला भी बन रहा है। द्वितीय भाव में शनि जो हैं वो उच्च के बैठे हैं 7 अंश के स्वाति नक्षत्र में, और उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर एक पापक ग्रह मंगल भी उन्हें देख रहा है। इसका अर्थ होगा कि मंगल और शनि का जो प्रत्यक्ष संबंध बन रहा है वो जातक के जीवन में कई बार विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाला भी बन रहा है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की परेशानियां बन सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, अर्थतंत्र को लेकर के, व्यापार को लेकर के, मनोवृद्धि को लेकर के, शत्रुता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और दिनचर्या को लेकर के। तो ये इतनी सारी जो निगेटिव चीज़ें बन रही हैं वो इस शनि और मंगल के
आपस में केंद्र में होने से बन रही हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति को कई बार बड़ा ही ऊहापोह वाली स्थिति में जाते हुए देखा जाता है। 12वें भाव में सूर्य और शुक्र दाम्पत्य में कई बार कमजोरी देने लगते हैं और व्यक्ति का व्यय सुनिश्चित नहीं हो पाता है। वो लगातार अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए भी नजर आता है। गुरु राहु और केतु के संपर्क में है। जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति नीच राशि में बैठे हैं मंगल देव। गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं जहां के स्वामी मंगल नीच राशि में हैं। यहाँ पे लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। यहाँ सूर्य बढ़िया, यहाँ गुरु राहु और केतु के संपर्क में, चंद्रमा बढ़िया जो विवाह टूटने से बचाते हैं। बुध नीच के बैठे हैं जो धन भाव के स्वामी है। कई बार ससुराल से उतना बढ़िया संबंध नहीं होता है। इसका एक कारण यहाँ भी है, शनि मंगल केंद्र में है। यहाँ पे भी अगर बात करेंगे तो मंगल और शनि का प्रत्यक्ष संबंध कुंडली में बन रहा है। मैं इस कुंडली को सावधान करने को कहता हूँ, सावधान होने को कहता हूँ। जब कभी भी जन्म कुंडली में शनि और मंगल केंद्र में आ जाते हों तो कुंडली की जो विषम स्थिति बन जाती है वो कई बार आपे से बाहर हो जाती है। और ऐसी अवस्था में हमें बहुत ही सावधानी से अपना जीवन चलाना ही होगा। खास करके जब मंगल और शनि की दशा चले, जैसे शनि में राहु की दशा चले, क्योंकि चंद्रमा जिस पे बहुत सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है, आश्रित्य चंद्र से बला बलानी जिद्धांतकार लिखते हैं। तो चंद्रमा जब दूषित हो जाएं, क्योंकि पहले ही वो पापक ग्रह हो रहे हैं, उसके बाद ग्रहण दोष में भी जा रहे हैं, गुरु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का डिस्पोजिटर प्लैनेट कमजोर हो रहा है। कन्या लग्न की कुंडली में वैसे मंगल का बलवान होना बहुत उत्तम नहीं होता है, पर फिर भी आपकी इच्छा जो तोड़ मरोड़ करके पूरी होती है, जो डायरेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, वो इस मंगल के कारण ही है। हालांकि मंगल की दृष्टि गुरु पे आ रही है, गुरु का प्रभाव मंगल पे आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कमजोरी, केंद्र बिल्कुल खाली है, ये अच्छी बात नहीं होती है। हमें अपने आप को सावधान करना है। उसके बाद व्यय को नियंत्रित करना है, वाणी को बिल्कुल ही शांत करना है, उसमें और भी ज़्यादा रस भरने की आवश्यकता है। नवमांश चक्र में शुक्र का केंद्र में होना, सूर्य का केंद्र में होना और साथ ही साथ गुरु का लाभेश होकर के गुरु के साथ बुध का परिवर्तन, ये उसको स्टेटस मेंटेन करने का बल देते हैं। परंतु यहाँ शनि मंगल विवाह को तोड़ने की भरसक कोशिश करते हैं और कई बार यहाँ से व्यक्ति के जीवन में जो भी संघर्ष आता है, चाहे कारोबार को लेकर के हो, चाहे घर से दूर जाने को लेकर के हो, वो कहीं ना कहीं कष्ट देने वाली बात हो जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भगवान की बड़ी कृपा है। पर वैसे यहाँ पे हमें सावधान रहना होगा। यहाँ पे जो दोनों ग्रह बैठे हैं वो बहुत अच्छे बैठे हैं, जो विवाह में स्थिरता देते हैं। यहाँ जो चंद्रमा बैठे हैं ये विवाह बचाने की पूरी कोशिश कराते हैं। तो यहाँ जो है वो कम्युनिकेशन गैप कर रहे हैं और यहाँ पे वो अपनी राशि को, यहाँ उच्च के थे, यहाँ वो अपनी राशि में आ गए, इस वजह से बहुत अच्छी बात है। शुक्र यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में और यहाँ आ गए वृष राशि में, तो शुक्र की दशा में धन लाभ है ना, ज्ञान का लाभ, गुण का लाभ, संपत्ति का लाभ, संतान का लाभ, ये सब होता है। जबकि बुध और गुरु का परिवर्तन अगर नहीं होता तो नवमांश कुंडली कमजोर हो जाती। जबकि दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति का 12वें बैठना इस कुंडली के सबसे कमजोर ग्रह, व्यापारेश के साथ। तो कई बार व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और व्यापार करते हुए भी देखा जाता है, या कई बार वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हुए देखा जाता है। एकादशवें भाव में धन भाव के स्वामी का बैठना, ये पिता के सुख और पिता से व्यक्ति को आशीर्वाद की प्राप्ति का योग बनाता है। नवम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, ये भी बहुत अच्छी बात है। एकादशवें भाव के स्वामी का नवम या अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में जाना, ये बढ़िया होगा। पर यहाँ पे जो कर्कशता आ रही है, मेहनत अगर किया और प्राप्त नहीं हुआ तो किसी को भी उधेड़ बुन में बोल देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, ये चीज़ें जो होती हैं और व्यक्ति को कई बार स्वार्थी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का बना देती हैं भगवान। इस वजह से हमें वहाँ पे शांत रहना होगा, क्योंकि दशमांशा चक्र में तुला राशि के गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं। ये इस बात का भी संकेत करते हैं कि व्यक्ति कल को अगर चाहे तो स्वतः बेरोजगार न रह करके अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकता है। ये इस कुंडली की बड़ी अच्छी बात है। दशमांशा चक्र में जो राहु और केतु केंद्र में आए हैं, ये आपके करियर के संघर्षों का दर्शन करा रहे हैं। जबकि एकादशवें भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं, ये आपके करियर में सफलता भी दिखा रहे हैं। इसका अर्थ है कि चंद्रमा का सहयोग करियर में है, बुध का सहयोग भी करियर में है, गुरु का सहयोग भी लाभ दे रहा है। पर यहाँ सूर्य और शनि का संघर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ लग्नेश 12वें भाव में है, इस वजह से एक ही बार में व्यक्ति सफल नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत शंकाएं भी दिख जाती हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में इस कुंडली में ग्रहण है और इस कुंडली में राहु और केतु के संपर्क में देव गुरु बृहस्पति के होने के कारण प्रवृत्ति को ठीक करने का दबाव भी है। इस कुंडली में बुध
गुरु, चंद्रमा और इतने ग्रह बुध, गुरु, चंद्रमा, ये तीनों कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं, जबकि शुक्र और मंगल धन बचाने में मुश्किलें पैदा करते हैं। नवमांसा चक्र दाम्पत्य का सहयोग सिद्ध कर रहा है, जबकि दशमांसा चक्र में भद्रयोग व्यक्ति को राजकुमार भी बना रहा है। शुभ अंक 4 और 7 रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। सूर्य को अर्घ, व्यय पे नियंत्रण, क्योंकि गुरु राहु केतु के संपर्क में जा रहे हैं। राहु और चंद्रमा का संपर्क व्यक्ति को पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन गैप को कम करने को कह रहा है। द्वितीय भाव में उच्च के शनि व्यक्ति को कड़वा, कठोर या कई बार जिद्दी या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला बना रहा है, जबकि 12वें भाव में सूर्य और शुक्र व्यक्ति को कंफ्यूज कर रहे हैं और पेट का रोग दे रहे हैं। ऋण ले लेंगे तो परेशानी हो जाएगी, इस वजह से ऋण का लेन देन कम करें। अपना ही धन कहीं पे निवेश करें, किसी बाजार के व्यक्ति से उठा करके कोई भी धन किसी को ना दें। बीच में शेयर बाजार में अगर कुछ काम कर भी रहे हों या कुछ भी करते हों धन से संबंधित, उसमें बीच में ब्रोकर का काम ना करें, दलाली का काम ना करें। ये कुंडली व्यापार के मामले में दूध दही खाने पीने का काम बहुत अच्छा कर सकती है। इसके साथ ये कुंडली ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छा कर सकती है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम भी ये कुंडली बहुत अच्छा कर सकती है। अपने जन्म स्थान से दूर जा करके भी ये कुंडली बहुत अच्छा धन कमा सकती है। माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस कुंडली में परेशान करेगी, क्योंकि गुरु राहु और केतु के संपर्क में और चंद्रमा राहु और केतु के संपर्क में है। विभिन्न ग्रहों की दशाएं, जिसमें मैं विभिन्न वर्ग चार्ट पे अगर ध्यान दे दूं तो इस कुंडली में शनि की दशा तो ठीक है, मंगल की दशा भी ठीक है, सूर्य गुरु बुध की दशा भी ठीक है, पर शुक्र की दशा कभी कभी परेशान करेगी स्वास्थ्य में। इसके साथ साथ कभी कभी कामुकता बढ़ेगी शुक्र के ऊपर शनि के प्रभाव के कारण। ये बात भी मैं बता रहा हूँ। भवन भूमि वाहन से संबंधित कार्यक्षेत्र आपकी कुंडली में गुरु मंगल और साथ ही साथ शुक्र के कारण बढ़ेगा। मतलब गुरु मंगल शुक्र और इनकी दशाओं में भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा। माता और पिता का प्रभाव आपकी कुंडली में लगभग ठीक है, पर माता को रुग्ण देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त पिता से मानसिक मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सूर्य राहु केतु और शनि की दशा में संतान से मतभेद ना हो, इनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस दशा काल में निश्चित रूप से रखना चाहिए। ये कुंडली धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य निश्चित रूप से करेगी और ट्रस्ट वगैरह से जोड़ करके भी ये कुंडली काम करेगी। इतना ही नहीं, इस कुंडली में कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, पर फिर भी मानसिक रूप से अवरोध में जाना और मानसिक रूप से अपने आप को चिंतित करने का दोष जरूर ही लगा हुआ है। कई बार व्यक्ति राजा हो जाता है, राजकुमार हो जाता है, पर उसे संभाल नहीं पाता। ये कुंडली अचानक से धन प्राप्त करने के योगों को लेकर के भी बैठी है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी अपने से 4 घर आगे बैठे हैं। ये आरंभ में व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करने वाला बनाते हैं, पर बाद में चल करके व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ दे देते हैं। जन्म कुंडली के लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक 3 ग्रह बैठे हैं, जबकि सप्तम के बाद 1, 2, 3 और 4 ग्रह बैठे हैं। और जन्म कुंडली में युति जो हुई है वो किसी भी तरीके से विषम संख्या की क्या बोलते हैं कि द्विस्वाभाविक राशि में नहीं हुई है। ये युति स्थिर राशि में, ये युति भी स्थिर राशि में, ये युति भी स्थिर राशि में हुई है। इस वजह से ये युति भी सामान्यतया निगेटिव परिणाम कम या ज़्यादा, मतलब उसमें वो जो युति बन रही है सूर्य और शुक्र की, चूंकि स्थिर राशि में बन रही है, इस वजह से उस युति का फल थोड़ा कम मिलेगा। जबकि ठीक यही बात यहाँ भी दिखने को मिल रही है। शनि द्वितीय भाव में उच्च के बैठे हैं, इसके कारण व्यक्ति की वाणी में गंभीरता और शंख की भांति ध्वनि दूसरों को कष्ट देने वाली और हिंसक हो जाती है। हमें उसके नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दिन इस कुंडली के हिसाब से बुधवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा, और नक्षत्र हस्त, अनुराधा और स्वाति, मृगशीरा, रोहिणी और इतने सारे उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र, इतने सारे नक्षत्र में कोई भी काम करना उत्तम रहेगा। मैत्री, मकर और वृष वालों से करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है उत्तर दिशा की तरफ का भवन, जिसका फ्रंट उत्तर की तरफ खुलता हो, वो मकान आप ले सकते हैं। इस कुंडली में भवन भूमि वाहन का सुख 2032 में दिख रहा है। छोटे मोटे नौकरी बदलाव का योग आपकी कुंडली में 2030 में दिखाई दे रहा है, 30 के दिसंबर के बाद। इसके साथ साथ इस कुंडली का दाम्पत्य लगभग ठीक है, पर सास और ससुर का सुख दोनों ही इस कुंडली में लगभग ठीक ठाक मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों ही ठीक नजर आ रहे हैं।
क्लियर है। मारक इस कुंडली में होंगे सूर्य और शुक्र। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, राहु और केतु के मध्य में हैं। मंगल द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि है। शनि और मंगल की दशा और शुक्र की दशा इस कुंडली में लगभग मारक का काम करेगी। सामान्यतया द्वितीय भाव मारक होता है, मैंने सिद्धांत बताया था उस पर, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम भाव से ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है। कन्या लग्न की कुंडली में पंचम के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी होकर के ऋण भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे तो ऋण और धन दोनों का लेन देन परस्पर बना हुआ है। और द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं जिनके ऊपर मंगल का प्रभाव है, जो इस कुंडली के अष्टमेश होकर के एकादशवें में बैठ करके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अष्टमेश की दूसरी जो दृष्टि हो रही है जन्म कुंडली के पंचम भाव पे उच्च की हो रही है, इस वजह से इस भाव की वो सुरक्षा कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे इस भाव के स्वामी उच्च के हैं तो शत्रुओं से या विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति अपना तिकड़म भिड़ा करके अपनी पैरवी लगा करके निकल तो जाता है, लेकिन फिर से वापस मंगल का प्रभाव यहाँ पे वापस वैसे ही शत्रुता लोगों से बनाने की स्थिति में लेके चला जाता है। इस वजह से हमें उसका ध्यान रखना होगा। व्यक्तित्व पे काम करना है, वाणी बड़ी ही कमजोर है, उस पे काम करिए। मेहनत और बढ़ाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत करना नहीं चाहते और धन खूब कमाना चाहते हैं। साथ ही साथ मानसिक शांति इस कुंडली की कमजोर दिखाई दे रही है। नींद अच्छी लें, प्राणायाम किया करें, नित्य अपने भवन की सफाई खुद से करें, माता के साथ संबंध अच्छा रखें, सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से दें, मांसाहार का परित्याग करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अनुशासन में ढालने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, अपने पड़ोसियों के साथ भी आपके मानसिक जो गतिरोध चलते हैं उसको कम करने की आवश्यकता होगी, उस पर काम करने की आवश्यकता है। पेट कमज़ोर हो सकता है, नौकरी प्राइवेट लिमिटेड में करने का योग दिखाई दे रहा है, या फिर स्वतंत्र व्यवसाय भी ये कुंडली कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या पे फोकस बढ़ाना है, हमारा कंसंट्रेशन लूज ना हो, इस पे फोकस करना है। नित्य मंदिर का दर्शन करना है, शिव जी को शहद और जल और दही के साथ केसर अर्पित निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। लक्ष्मी संपन्न योग बुध लगा रहे हैं, भद्र योग बुध लगा रहे हैं, लाभ योग मंगल लगा रहे हैं, शश योग शनि लगा रहे हैं, 12वें भाव में सूर्यदेव धन के नियंत्रण करना लक्ष्मी संपन्न योग कई तरीके से लग रहा है। और ये कुंडली एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्राप्त करेगी और वो प्राप्त कर लेगी। साथ ही साथ ये कुंडली ऋण में जा सकती है, हमें इसका ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अगर मैं एक बात बता दूं तो सूर्य जो है वो 14 अंश के बैठे हैं, द्वितीय दृष्टिकोण में जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि वो धनु राशि में जाएंगे, तो धनु राशि में जाएंगे तो ठीक बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है। व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद देवलोक को जाती हुई नजर आ रही है। हमें चूँकि अष्टम स्थान के अधिपति जो हैं वो नीच के हैं और अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव के स्वामी उच्च के हैं, इस वजह से हम वापस अपने कर्तव्य को कितना मजबूती से समझते हैं और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने आप पे काम करना, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। हम किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, हम अपने ऊपर काम करेंगे और सिर्फ हम अपने ऊपर ही काम करेंगे। किसी दूसरे की कमजोरी को बताने का अधिकार हमें तब तक नहीं है जब तक हम स्वयं अंदर से खाली हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।